जब अदलिया की आजादी के लिए तहरीक चलाते थे बहुत अच्छे लगते थे, ये साबिर साकिर साहब इनको हीरो लगते थे। लेकिन आज हम सबसे बड़े विलन बन गए, हम बन गए गद्दार। वजह क्या है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के साथ पाकिस्तान के लुटेरों के मफादात मिल गए, ये सारे इकट्ठे हो गए। आज हमारा और आपका रिलेशन इकट्ठे चल रहा है, हो सकता है साल 2 साल 4 साल 10 साल चले। जब तक आपकी ये स्ट्रगल चलेगी ये रिलेशन चलेगा। फिर एक वक्त आएगा आप लोगों को इक्तदार मिल जाएगा, सबकी बारी आ जाती है, बेफिक्र रहें, हमारी दाढ़ी भी आ जाएगी। ये ऐसा नहीं है, नवाज शरीफ पे भी बहुत बुरा वक्त आया था, वो अलग बात है कि उसने डिस्ग्रेस होकर वो वक्त गुजारा। वो भी हौसले के साथ वक्त गुजार सकता था, हिम्मत के साथ डट के खड़ा हो सकता था, जेल काट सकता था, मार खा सकता था, उससे नहीं हुआ बेचारे से, भुगत भी रहा है। जरदारी पे बुरा वक्त आया था, उसने कुछ काट दिया, कुछ नहीं काट सका। हाँ, इमरान खान ने मर्दों की तरह वो वक्त काटा, इसके हौसले ने इसको हीरो बनाया। हीरो तो ये बहुत पहले से था, इसके हौसले ने इसको बहुत बड़ा लीडर बनाया। आज बाकी सारे लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाते। वजह क्या है इसको समझिए। ये लड़ाई नई नहीं है, ये लड़ाई कायदे आजम ने भी लड़ी थी। जब कायदे आजम ने स्टाफ कॉलेज में खड़े होकर कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं बना सकते मेरे मुल्क की पॉलिसी, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे, जिन्हें पब्लिक वोट डालेगी वो पॉलिसी बनाएंगे। हटा हो गया। कायदे आजम का अंजाम हम सब जानते हैं। कायदे आजम की बहन खड़ी होती है कि नहीं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, मेरे भाई ने इस काम के लिए नहीं बनाया था, ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे मेरे भाई ने कहा था। उसकी बहन को इन्होंने निशाने इबरत बनाया, मार दिया उसको तारीख राहों में। हमारी मां मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, उसके साथ भी यही किया। लियाकत अली खान के साथ भी वही किया। शेख मुजीब के साथ लड़ाई की, उसका मैंडेट छीन लिया, मुल्क 2 टुकड़े हो गए। पड़ गई ठंड जनरल याया के सीने में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उस दौर में भी बहुत सारे ऐसे बिकाऊ बाल सहाफी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैठ के सब अच्छा लिख रहे थे, जो रोजाना बैठ कर कहते थे इनका मैंडेट नहीं है, कीड़े मकोड़े, भुट्टो ने कहा सूर के बच्चे हैं। ये सारा कुछ हमने सुना, तारीख का हिस्सा। पाकिस्तान ही तोड़ दिया इन्होंने अपनी ख्वाहिशात में। बेनजीर को मार दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो जो बूट पॉलिश कर करके आया था, एक वक्त आया जब उसने पॉलिश छोड़ी, उसको भी कत्ल कर दिया। तो इनका सिर्फ अपना जाती मफाद है, सिर्फ अपना जाती मफाद है, और अपने मफाद के लिए किसी भी लेवल तक ये जाते हैं। जो कहानी शुरू की थी ना अयूब खान ने, वो कहानी चलती है। याया खान, ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा, आज आसिम मुनीर, वो एक लेगेसी चल रही है, उसको आप समझिए। इधर भी एक कहानी चल रही है, कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, इमरान खान, दोनों तरफ लेगेसी चल रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर, बट ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन वो एक बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट थे, उन्होंने बल्कि कुछ अच्छे काम और भी किए। तो दोनों तरफ और बहुत सारे मजीद कैरेक्टर्स भी आए, बेशुमार मजीद कैरेक्टर्स भी आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए सब लोग तालियां बजाएं। बहुत सारे और कैरेक्टर भी है। नवाबजादा नसरुल्लाह का नाम आप नहीं भूल सकते, और बेशुमार कैरेक्टर हैं जो डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की। जावेद हाशमी आप नहीं भूल सकते, जावेद हाशमी के बहुत पंगा होगा पीटीआई के साथ, रहा भी। जब पीटीआई फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात एंजॉय कर रही थी, तो हाशमी साहब उस वक्त इस इख्तलाफ पे अलग हो गए थे, हमें यह भी याद रखना चाहिए। तो ये 2 अलग अलग पोल्स हैं। एक पोल में आपका जाबिर, वो अपने आप को परवान चढ़ाता हुआ एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया, और उसकी नई शक्ल आपको नजर आती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दूसरी तरफ भी ये बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गए कि इमरान खान। अब ये दोनों अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचे, या आपके पास रास्ता बचता ही नहीं। या तो आप इधर खड़े होंगे इमरान खान के साथ, या आप इधर खड़े होंगे आसिम मुनीर के साथ।
یہ نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان یہ کچھ نہیں بیچتے اس سارے کھیل کے اندر. دے آر نتھنگ. آج یہ ملک ایک آرمی چیف کے بغیر ہے. میں اور صابر بھائی بات کر رہے تھے, آج آرمی چیف ہی کوئی نہیں تھا. آج کے دن نوٹیفیکیشن ایک چاہیے تھا, نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. نوٹیفیکیشن ہو بھی جائے گا. نواز شریف کو ایسا جرنیل نہیں ملنا, کیونکہ اس سے پہلے جرنیلوں نے بڑا ظلم کیا, بڑا ظلم کیا جرنیلوں نے, لیکن ہمارے گھروں میں نہیں گھسے. بہنوں, بیٹیوں, بہووں اور ماؤں میں انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا یہ اب گھروں کے اندر گھسے, لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر گھسے, اور وہاں جا کر انہوں نے فسطائیت, جبر کیا. بچوں کو ٹارچر کر کے ان کی ویڈیوز ان کی ماؤں کو دکھائی. انہوں نے بہوؤں کو اور بیٹیوں کو اٹھا کر انہوں نے ایم این اے سے ووٹ مانگے ہیں. اس لیول تک کوئی آدمی جا نہیں سکتا. تو نواز شریف کو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بہتر آدمی نہیں ملے گا. تو یہ سودے بازی میں ڈیلے ہو سکتا ہے میری دانش میں, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہو جانی. حل کیا ہے؟ یہ یورپی یونین نے بھی آواز اٹھائی سوراب برکت کے بارے میں. ہم سب کے بارے میں وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ آواز اٹھانے میں اکٹھے نہیں ہوتے. پرابلم یہ ہے, میں پاکستان میں تھا نا, تو میں نے پورا پاکستان ٹریول کیا. میرے گھر والے تو تھے نہیں. جب میں نے دوبارہ کام شروع کیا تو انہوں نے مجھے دھمکایا تھا کہ یا تو تجھے جان سے ماریں گے یا تیری فیملی اٹھا لیں گے. میں نے دوبارہ کام شروع کیا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی طاقت دی, میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو میں نے کہا جائیں یہاں سے. میں کدھر جائیں؟ میں نے کہا دنیا اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, یہاں سے جائیں, اللہ ہمیں رزق دے گا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, آپ چھوڑیں پاکستان کو, یہاں سے جائیں. میں نے پھر اپنا کام کرنا ہے. بہت سمجھایا مجھے لوگوں نے, دوستوں نے, آپ کی جماعت کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی سمجھایا مجھے کہ آپ نہ کریں, بس آپ نے اپنی لڑائی لڑ دی, خان صاحب بس کریں. میں نے کہا جی لڑائی ختم ہی نہیں ہوئی. لڑائی تو لڑ دی لیکن ختم ہی نہیں ہوئی. تو جب تک ختم نہیں ہوتی, جب تک اللہ ہمیں حوصلہ دیتا, جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیتا, تب تک تو لڑ سکتے ہیں نا. میں نے اپنے گھر والوں کو کہا, میں میرے پنگے میں پڑ جاؤں گا. میں نے کہا آپ لوگ جائیں تاکہ میں کھل کے اپنا کام کروں. میں نے کام شروع کیا اور پھر میں پورا پاکستان گھومتا رہا. کبھی پہاڑوں پہ, خیبر پختونخوا میں, کبھی گلگت بلتستان میں, کبھی سندھ میں, کبھی بلوچستان میں, کبھی پنجاب میں, کبھی اسلام آباد میں. الگ الگ جگہوں پہ میں اپنا ٹائم گزارتا. میں نے 1 سال لوگوں سے بے شمار ملاقاتیں کی, بہت لوگوں سے میں ملا. تمام لوگ ایک بات کے اوپر کنونس کہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں سیاستدانوں سے بڑا کردار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. سیاستدان تو نہ 3 میں نہ 13 میں بیچارے, نہ یہ 3 میں ہے نہ یہ 13 میں ہے. ان کو تو بیچاروں کو پکڑ کے لا کے یہاں بٹھا دیتے ہیں, ادھر بیٹھ جاتے ہیں, ادھر اپوزیشن میں بٹھا دیتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں, ادھر اقتدار دے دیتے ہیں, وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو بیچارے نہ بول ہی نہیں سکتے. کسی کی ویڈیو ہے, کسی کی فائل ہے, کسی کی کوئی اور کمزوری ہے, کسی کی فیملی سے بلیک میل کرتے ہیں, کسی کے کاروبار سے بلیک میل کرتے ہیں. تو سیاستدان کچھ نہیں بیچتے. اصل پاکستان کے اوپر جو مافیا ہے وہ پاکستان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جنہوں نے ہر چیز کو کیپچر کیا ہوا. جب تک آپ یہ مٹھی نہیں کھولیں گے, جب تک آپ پاکستان کو ان سے آزاد نہیں کروائیں گے, تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہر آدمی یہ بات سمجھتا, ہر آدمی کو یہ بات پتا ہے. ہم جاتے تھے نا پبلک میں, تو دیکھیں میں 20 سال ہونے والے ہیں, میں یہی کام کر رہا ہوں. 2006 میں میں نے فیصلہ کیا میں جرنلسٹ بنوں گا. 2026 آنے والا, 20 سال ہو. صابر بھائی کو اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا. ہم جہاں پہ بھی پہلے جاتے تھے, لوگ ہمیں کیا کہتے تھے, کی بنے گا. یہ نارمل کوسچن تھا کہ سر بنے گا کیا, ہوگا کیا, ہونا کیا. پچھلے 3-4 سال میں اب لوگ ہمیں یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہوگا, لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے, کس نے کیا ہے اور کس طرح ٹھیک ہوگا. پاکستانیوں کو کم سے کم یہ پتا ہے کہ کرنا کیا, لیکن اس کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے. ہو جائیں گے. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا, وہ قوم ہے,
तो पाकिस्तान में नहीं आएगा क्योंकि ये कौम नहीं है। आपको भी कहते होंगे लोग आपके आसपास, नहीं पाकिस्तानी नहीं कुछ कर सकते, और ये कोई कौम है, और नहीं ये सत्तू पी के सोए हुए हैं, कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये आप रोज सुनते हैं। नहीं नेपाली तो कौम थे ना, बंगाली भी कौम थे, नहीं वो बड़ी अच्छी कौम है, श्रीलंकन, वो भी इनकलाब लेकर आ, पाकिस्तानी कौम नहीं है। ये आपको बार बार कहते हैं, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आपके दिमागों में ये बात पक्की तरह बिठाई जाए, पाकिस्तानियों से बेहतर ये कौमें नहीं है। आपको मार खाते हुए कितना अरसा हुआ साबर भाई? इनको 3-3.5 साल हुए अभी तो, नहीं तब नवी नवी मार बैठी ना। 3.5 साल आपको हसीना वाजिद 15 साल से मार रही थी, 15 साल के बाद वहां पे वो तब्दीली आई जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। ऐसे को प्लेट में रख के थोड़ी देगा आपको, मार खानी पड़ेगी, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जब आप ये सोचेंगे कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मुझे ये लीडर पसंद है, ऐसे नहीं होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैंने इमरान खान के लिए मार नहीं खाई, मैं एक चपेट भी ना खाता उसके लिए, मैंने पाकिस्तान के लिए मार खाई। मैंने पाकिस्तान के लिए मार खाई। आप सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन यूनिफाइड होकर लड़नी पड़ेगी, एक साथ निकलकर लड़नी पड़ेगी। कल जब आप लोगों का इक़्तिदार आ जाएगा तो आप लोग तो हुकूमत लेने जाएंगे, कोई ये वाला होता, कोई वो वाला होता, कोई कहेगा मुझे ये बनाए, कोई वो बनाए। हम कहां जाएंगे पता? मैं और साबिर भाई नौकरी ढूंढने जाएंगे। हम दोबारा अपनी नई सीवी निकालेंगे, उस सीवी के आखिर में लिखेंगे कि हम 4 साल जिला वतन भी रहे हैं। मैं भी लिखूंगा मैं जबरी तौर पे लापता रहा हूं, जिला वतन भी रहा हूं। फिर अपनी सीवियां हम दफ्तरों में देंगे, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये कितना लंबा होगा ये फैसला मैंने और आपने मिलकर करना है। अगर तो हम इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं तो फिर बारी बारी निकलो। मैं सहाफियों को 2022 से एक बात कह रहा हूं कि बारी बारी सबकी बारी, सबको मार पड़ेगी, एक भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं समझ रही, ये वो लोग भी नहीं समझ रहे कि बारी बारी सबकी बारी, सबको मार पड़ेगी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके मफाद के सामने जब जब जो आएगा ये उसको कुचल देंगे। जब मुझे मार पड़ रही थी ना तो बहुत सारे हमारे दोस्त खुश हो रहे थे, यार चंगा हो गया, पकड़ा गया। कई लोग जो है वो इसलिए खुश थे कि अब ये पकड़ा गया जनाब, चलो हम अपनी दुकान चलाते हैं। कई लोग इसलिए खुश थे कि ये इसका बयानिया हमसे मैच नहीं करता, अच्छा हुआ पकड़ा गया। मेरी अपनी बरादरी के लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रखिएगा, सच क्या चीज है। सच जो नहीं सुनता ना, वो पहले बड़े वाले सच के पीछे जाता है, फिर उससे छोटे वाले सच के पीछे आता है, और आखिर में वो सबसे छोटे सच को भी कुचल देता है। ये जो पांव आप उठा देंगे उस जगह पे वो अपना पांव रख देंगे और फिर आपको दोबारा वहां पे पांव नहीं रखने देंगे। लिहाजा आपको एक कदम पीछे नहीं हटना, हिम्मत के साथ खड़े रहना, इनका मुकाबला करना, इनको शिकस्त देनी। और ये नामुमकिन तो नहीं है, ये कोई आसमान से उतर के आए। मुझे आप ये बताएं, आपने वो लोग हाथ खड़े करें जिनके रिश्तेदार फौज में, करो हाथ खड़े, वो कितने सारे हैं भाई? अब हाथ नीचे करें, ये फख्र वाली बात है, बुरी बात नहीं है। वो हम में से, हम उनमें से नहीं। वो 5-7 लोग, 5-7 लाख लोग हम में से हमारे अंदर से निकल कर गए। हम तय करेंगे उन्होंने क्या करना है। वो हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। वजह यह है कि हम हैं मालिक, हमारे पास है ओनरशिप, हमारे पास है आइन की ताकत। उसको ये पेमाल कर रहे हैं। आइन का क्या हुलिया इन्होंने बिगाड़ दिया। अभी 27वीं आईनी तरमीम पे अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, बेड़ेगर कर दिया पकड़ के आइन का आपने। पाकिस्तान में इस वक्त ये जो पिछले 4 साल में हुआ, इसके बाद हमने क्या खोया, चंद लाइनों में मैं आपको बता देता हूं।
आज पाकिस्तान में बिल्कुल इस्तेहकाम नहीं है। किसी आदमी को भरोसा नहीं है कि मैं 4 पैसे लगा के कोई दुकान खोलूंगा तो कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन सरमायाकारी अब हो रही है। 50-51 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत मुकम्मल तौर पे तबाह, महंगाई अपने उरूज पे, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं 5300 अरब की करप्शन आपको सिर्फ आईएमएफ ने एक बताई है, और ये वो है जो आपने आईएमएफ को बताई है। और सवाल एक और कोई पूछता ही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया पे बात ही नहीं करता कि ये जो 5300 अरब है ये कौन सा, ये आईएमएफ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया ये हमने रिकवर किया है। अगर रिकवर किया है तो है कहां? देखिए ना कहीं तो पार किया होगा ना ये पैसा। भाई 5300 अरब आप कह रहे हैं आपने रिकवर कर लिया करप्शन जो हुई आपके दौर में, ये पैसा आपने कहां रखा? कहीं तो कौमी खजाने में तो नहीं है, किसी तो कौन खा गया? ये सवाल पाकिस्तान में आप बैठ के नहीं पूछ सकते। वो आपको रोजाना शाम को एक कर्नल फोन करता है दफ्तर में, वो ये कहता है कि आज ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मेहमान आएगा, ये मेहमान नहीं आएगा। मुझे टीवी चैनल्स के मालिकान ने फोन किए, इमरान साहब आप एक वादा करें। मैंने कहा जी क्या? जब भी आपको मौका मिलेगा आप हमारे टीवी चैनल पे आके काम करेंगे, आप वादा करें। तो मैंने कहा अभी करवा लो। कहते जी अभी एनओसी नहीं है। एनओसी एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, उस सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए कि जी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब पाकिस्तान की जर्नलिज्म को चलाएंगे जर्नैल, पाकिस्तान की मईशत को चलाएंगे जर्नैल, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हर चीज को, पाकिस्तान की दाखिला खारजा तमाम पॉलिसी अगर जर्नैल चलाएंगे तो बाकी पाकिस्तानी क्या करेंगे? ये अपने कंट्रोल में सियासतदानों को लेना पड़ेगा। मैं बार बार एक बात करता हूं कि नवाज शरीफ, जरदारी, सारे सियासतदानों के साथ बैठ के भी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बॉर्डर पे भेजा जा सकता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि अगर सारे चोर डाकू इकट्ठे होकर एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भेज दें तो क्या ये घाटे का सौदा है? एक दफा खत्म करें ये ड्रामा। मैं मौजूद था जमान पार्क में, काजम अली खान साहब को आप जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। वहां पे इमरान खान साहब को ना 3 बहुत सीनियर लोग मिलने आए, उनमें एक सुहेल बड़ाई साहब भी थे। इन्होंने आके इमरान खान साहब को कहा जी को बातचीत करना है। ये 2022 की बात बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली हमें बुला लिया था, हम भी जाके बैठ गए उस मीटिंग में। मैं था, काजिम खान साहब थे, एक और जर्नलिस्ट थे, और वो 3-4 जर्नलिस्ट जरदारी को और नवाज शरीफ को मिलकर आए थे। उन्होंने आकर कहा कि जनाब कोई रास्ता निकाले, खान साहब आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान ने उस दिन 4 चीजों के ऊपर हामी भरी कि मैं किसी के साथ भी बैठ जाऊंगा, नवाज शरीफ, जरदारी, किसी को भी बोले मैं बैठ जाऊंगा। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि फौज को सियासी किरदार खत्म करने के लिए अभी बैठ जाते हैं, मैं उसके लिए राजी हूं। नंबर 2, पाकिस्तान में मईशत का एक ऐसा मीसाक आप कर लें कि उसके बाद कोई भी उस पर सियासत ना करे, मैं उसके लिए भी राजी हूं। नंबर 3, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन का एक ऐसा सिस्टम बना लें, एक ऐसा सिस्टम बना लें इलेक्शन का कि जिसके तहत आइंदा कभी भी कोई एतराज ना करे कि यह इलेक्शन जाली हुआ। नंबर 4, यही पंगा पड़ गया। इमरान खान ने कहा जी एहतसाब का भी एक निजाम बना दे ताकि आइंदा कोई चोरी ना करे, आइंदा कोई चोरी ना करे। ये वाली जब बात इमरान खान साहब ने की तो काजिम खान साहब बैठे थे, उन्होंने मेरे कान में कहा, कहते बस खत्म हो गई गल। अब करप्शन का मामला मेरे ख्याल में ये उससे बड़ा मामला हो चुका है कि पाकिस्तान पे बार बार मिलिट्री का कंट्रोल। हमें पहले जमहूरियत बहाल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई पाकिस्तान में पैसा वैसा नहीं लेकर आएगा। लोग पाकिस्तान को इन्होंने पिंजरा बना के रख दिया है, एक पिंजरा पाकिस्तान। लोग आज आप पिंजरे का दरवाजा खोले, लोग बाहर भागते हैं। दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया जहां सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। नंबर 1 मुल्क बन गया दुनिया का। ऐसी उम्मीद छीन ली इन्होंने पाकिस्तानियों से। कुछ है ही नहीं उस मुल्क में, वो एक पिंजरा है, उसके अंदर लोगों को बंद किया हुआ है। लोग ज्यादा हैं, खाना कम है, सादी बात यह है। एक पिंजरे में इन्होंने लोगों को बंद कर दिया, लोग ज्यादा हैं, खाना कम है,
लोग बाहर निकलना चाहते हैं, अब ये बाहर भी नहीं जाने देते। 23,000 अफराद को इन्होंने ऑफलोड कर दिया पकड़ के। ये वो गरीब लोग हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिल बेचता है, कोई अपना प्लॉट बेचता है, कोई अपना घर बेचता है, कोई बीवी का जेवर बेचता है। आप लोग बाहर कैसे आए आप लोगों को नहीं पता, या सारे लोगों ने जेब से चेक काट के दे दिया था? इसी तरह जैसे आप आए वैसे वो लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं, वो रोटी कमाना चाहते हैं, उनके लोग भूखे हैं, वो चाहते हैं वो रोटी खिलाएं अपने लोगों को, वो बाहर जाके कोई मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, उनको भी रोक रहे हैं। एक पिंजरे की तरह, एक पागल खाने में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने मुल्क को। थोड़ा अर्सा पहले आर्मी चीफ कह रहा था कि ये ब्रेन गेन, हम बता रहे थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, समझो बात को, पॉलिसीज को ठीक करो। और आज वही ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए ये डंडे का और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ऑफलोड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो हम सहाफियों को ना 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, 3 तरह के लोग हमें मारते हैं। एक, हमें माफियाज मारते हैं, माफियाज आपके जितने भी बड़े बड़े कारोबारी लोग जो 2 नंबर कारोबार करते हैं, करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, पॉलिटिकल लोग इसके अंदर शामिल हो, ये हमें मारते हैं, हम इनकी मार खा लेते हैं, खाते रहते हैं इनकी मार, इनको हम निमट भी देते हैं इकट्ठे होकर, इनका मुकाबला भी कर देते हैं। दूसरा, हमें नॉन स्टेट एक्टर्स मारते हैं, जैसे तालिबान, जैसे दहशतगर्द, वो भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं बाद में हमारी खबरें सुनकर। मैं खुद इस थ्रेट का सामना करता रहा हूं, साबिर भाई करते रहे। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा जो सहाफी को होता है, जब उसकी रियासत उसे मारती। इसी खतरे से ये 3 लोग निपट रहे हैं आज। यही खतरा अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर लेकर आया था, यही खतरा साबिर शाकिर को पाकिस्तान से बाहर लेकर आया। इसी खतरे की वजह से पूरी पीरजादा आज बरतानिया में रहता है, यही खतरा अमेरिका में सर, और यही खतरा मुझे मजबूर करता है कि मैं भी अपना प्यारा देश छोड़ दूं। एक दिन नहीं गुजरता साहब, खुदा की कसम, मैं रोजाना जब सोता हूं ना तो पाकिस्तान में जागता हूं। यानी मुझे आदत ही नहीं पड़ी बाहर जागने की। मैं जब भी सो के उठता हूं मुझे लगता है, फिर मुझे महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मुझे महसूस होता, मुझे लगता है मुझे वहां अपने मुल्क में होना चाहिए था। बार बार लगता है, हर रोज लगता है मुझे, मेरे लोग याद आते हैं, मेरा इलाका, मेरा शहर, मेरी सड़कें, मेरे बाग, मेरे पहाड़, मेरे दरियाएं, मुझे उनकी याद आती है, मुझे इश्क है उसके साथ। लेकिन मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश मुझे बाहर लेकर आई। इस लड़ाई में आज मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े। हो सकता है ये लड़ाई आप ही जीत जाए हमारे साथ मिलकर, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि ये लड़ाई जब तक चलेगी हम इसको अब लड़ते ही रहेंगे। जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में अदलिया आजाद नहीं होगी, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़े। जैसे ये 3 बच्चे लड़ रहे हैं, उसे खाना नहीं दिया है, मुझे अभी मैसेज आया उसका, शाकिर रहमान का, वो बता रहे हैं खाना नहीं दिया। खाना लेकर लोग गए, उन्होंने कहा जी बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, खाना नहीं दे सराब बरकत को। तो तकलीफ होती है जब ये चीजें हमारे साथ करते हैं, बार बार करते हैं। अपने जिस्म पे आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने प्यारों के लिए आपको तकलीफ ज्यादा होती है, बहुत तकलीफ होती है जब कभी किसी के बारे में ऐसी चीज पता चलती है। आप सबसे गुजारिश, इकट्ठे रहें, जुड़ कर रहें, पाकिस्तान के लिए बोले, पाकिस्तान के लिए खड़े हो, और हर वक्त आपके दिल से एक आवाज आनी चाहिए। इसके ऊपर वैसे पाकिस्तान में गद्दारी का पर्चा भी हो जाता है, लेकिन हम करते हैं पाकिस्तान नहीं। बहुत सारे लोग नहीं बोले, मैं जोर